वेलकम टू लेट्स क्रैक सिविल सर्विस। आज तारीख है 3 सितंबर 2020 और हम उपस्थित हैं आज के अत्यंत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वह यूपीएसआई का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम। दोस्तों, ये प्रश्न सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए इस प्रैक्टिस सेट को हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने जिस आकाश गंगा की खोज की है उसका नाम क्या है। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस आकाश गंगा की खोज की है उसका नाम क्या है। हमारे ऑप्शन है स्टार गैलेक्सी, गैलेक्सी D05, सी है हमारा AUDFS01 या फिर INDGA09। तो दोस्तों, जिस आकाशगंगा की खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है उसका नाम है AUDFS01। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जिसकी खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञानियों ने ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित एक और आकाशगंगा की खोज की है। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिकों ने की है। यह पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अंतरिक्ष विभाग के अनुसार AUDFS01 नामक इस आकाशगंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। ये खोज करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट है। तो एस्ट्रोसैट ने इसकी खोज की है और यह पृथ्वी से 9.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसका नाम है AUDFS01। आइए दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। हमारा प्रश्न है कि किस मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। हमारे ऑप्शंस हैं केदारनाथ, महाकालेश्वर मंदिर, रामेश्वरम या फिर विश्वनाथ मंदिर। तो जिस मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है वह है महाकालेश्वर मंदिर। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है, उज्जैन में। और उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर प्रबंध समिति को नए निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा, बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेगा। तो उज्जैन दोस्तों कहाँ, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है और यह मध्य प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वह है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं, लेकिन उन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, कि हाल ही भारत सरकार ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ कितने करोड़ रुपए के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमारे ऑप्शन है 2580 करोड़, 3000 करोड़, 1523 करोड़ या फिर 4085 करोड़। तो भारत सरकार ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए जितने रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है वह है 2580 करोड़। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल के तहत 6 सेना रेजिमेंटों के लिए पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण विंग ने लार्सन एंड टुब्रो L&T, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड सहित विभिन्न भारतीय कंपनियों के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें 114 रॉकेट लॉन्चर्स के साथ साथ स्वचालित बंदूक लक्ष्य स्थित निर्धारण प्रणाली भी होंगे। तो यह जो अनुबंध किया गया हुआ है 2580 करोड़ रुपए का और यह भारतीय कंपनियों के साथ किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि वह भारतीय टेनिस एकल खिलाड़ी जिन्होंने US ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। हमारा प्रश्न यह है कि वह कौन भारतीय एकल टेनिस खिलाड़ी हैं
जिन्होंने यूएस ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश किया? हमारे ऑप्शन सोमदेव देववर्मन, महेश भूपति, लिएंडर पेस या फिर सुमित नांगल। यह कारनामा जिसने किया है दोस्तों वह है सुमित नांगल, इसलिए हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुमित नांगल। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत की युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नांगल ने शानदार जीत दर्ज करते हुए अपने कैरियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई। सुमित नांगल ने यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को मात दी। अब सुमित नांगल का अगला मुकाबला डोमिनिक थीम के साथ होगा। 7 साल बाद यह पहला मौका है जब किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। तो यह है सुमित नांगल। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को सकल राजस्व जमा करने के लिए कितने वर्ष का समय दिया है? हमारे ऑप्शन से ए 5 वर्ष, 10 वर्ष, 8 महीने या फिर 1 वर्ष। तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों बी, ऑप्शन बी, यानी कि 10 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर यानी समायोजित सकल राजस्व जमा करने के लिए 10 वर्ष का समय दिया। 10 वर्ष हमारा सही उत्तर है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को एजीआर भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया। 10 साल का समय दिया गया इन कंपनियों को उनके एजीआर को भुगतान करने के लिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में भारत सरकार ने चीन में विकसित कितने मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया? तो हमें बताना है चीन में विकसित कितने मोबाइल ऐप्स को हाल ही में भारत सरकार ने बैन कर दिया। हमारे ऑप्शन से 118, 59, 59, 115 या फिर 259। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 118 है। भारत सरकार ने चीन में विकसित 118 मोबाइल ऐप्स को हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार ने चीन में विकसित 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, जिनमें गेमिंग ऐप पबजी को भी शामिल किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इन ऐप्स को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त थे। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 118 ऐप्स को। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल में किस राज्य में चोल महाराजा के शिलालेख की खोज की गई है? किस राज्य में चोल महाराजा के शिलालेख की खोज की गई है? हमारे ऑप्शन से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि आंध्र प्रदेश। इस शिलालेख की खोज आंध्र प्रदेश में की गई है। आइए अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक दूर दराज के गांव एक दुर्लभ शिलालेख की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक गांव में दुर्लभ शिलालेख की खोज की गई है। इस शिलालेख का समय काल 8वीं शताब्दी ईस्वी निर्धारित किया गया है। इस समय इस क्षेत्र में रेनाडू के चोल महाराजा का शासन था। शिलालेख को पुरातन तेलुगु लिपि में लिखा गया था। यह शिलालेख तेलुगु लिपि में लिखा गया है। इसमें यह पीडुकुला गांव के एक मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण सिद्धामायु को उपहार में दी गई 6 मार्तुस, यानी मार्तुस जो है ये माप की एक इकाई है, भूमि के रिकॉर्ड का विवरण दिया गया है। यानी इसमें मंदिर सेवा करने वाले किसी ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि का रिकॉर्ड दिया गया है और यह मिला आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में। तो याद रखिए दोस्तों आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसकी राजधानी जो है वह है हैदराबाद। फिर तेलंगाना के विभाजन के बाद इसकी नई राजधानी बन रही है अमरावती। अमरावती में इसकी राजधानी का निर्माण किया जाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? हमारा प्रश्न है कि नारियल दिवस, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 2 सितंबर, 30 अगस्त, 3 सितंबर या फिर 25 सितंबर।
तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है दोस्तों 2 सितंबर को, इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगर नारियल की बात करें दोस्तों तो भारत में सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादक जो राज्य है वह केरल है। केरल में भारत का सबसे ज़्यादा नारियल का उत्पादन किया जाता है। तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। गरीबी कम करने में इस फसल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह दिन एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन दिवस की याद में भी मनाया जाता है। तो विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल में किस देश ने घोषणा की है कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी। हमारे ऑप्शन है रूस, अमेरिका, जापान या फिर जर्मनी। तो जिस देश ने कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में भारत को 3500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है वह है जापान, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है, जापान। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। जापान की सरकार ने भारत को कोविड-19 संकट जापान की सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए 50 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता ऋण दिया है। इस कार्यक्रम ऋण का उद्देश्य कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करना और भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणालियों के लचीलेपन में भी सुधार करना है। तो सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। यानी कि भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत करने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया ने किसे अपना व्यापार दूत नियुक्त किया। हमारे ऑप्शन है मैथ्यू हेडन, लीसा सिंह, सी मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह या फिर रिकी पोंटिंग। तो ऑस्ट्रेलिया ने जिसे अपना व्यापार दूत नियुक्त किया दोस्तों वह हैं मैथ्यू हेडन, लीसा सिंह, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। दोनों लोगों को ऑस्ट्रेलिया ने अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है, मैथ्यू हेडन और लीसा सिंह। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल की राजनीतिज्ञ लीसा सिंह को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो आज के करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों यह लास्ट प्रश्न था, अंतिम प्रश्न था। आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि प्रतिदिन जब हम डेली करंट अफेयर्स का वीडियो या कोई अन्य वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। तो अगले दिन मिलते हैं दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।